फ्रेंड्स, वेलकम टू द तृप्ति क्लासेस। आज हम नई यूनिट शुरू करने वाले हैं। दैट वाज रिलेटेड टू द फाइनेंस, यूनिट नंबर 4, जो यूजीसी नेट की सिलेबस की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक अब शुरू करोगे। मैंने वो टॉपिक आज शुरू कर दिया है, तो सीरीज में रहेगी सारी यूनिट, इस यूनिट्स के सारे चैप्टर्स। तो आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, और हर एक वीडियो के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए ये स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट को। फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 4। आज हम टॉपिक करने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड। दैट वाज द फाइनेंस। होता क्या है फाइनेंस की, हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस बेसिकली है क्या। जब हम किसी को मनी टर्म्स में बात करते हैं, दैट वाज रिलेटेड टू द फाइनेंस। It defined as the provision of money at a time when it is required. जब हमें किसी मनी की रिक्वायरमेंट चाहिए तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंस चाहिए हमें। यानी कि आज हमें अगर पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है या कोई भी मिस हैपनिंग हो गई है या फिर कहीं भी हमें एज ए फाइनेंस की मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वी आर सेइंग दैट वी, अगर इन फाइनेंस टर्म और इन अ मैनेजमेंट टर्म की बात करें मनी से रिलेटेड, दैट वाज रिलेटेड टू द फाइनेंस। द फंक्शन ऑफ फाइनेंस इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली फाइनेंस का क्या फंक्शन होता है, दैट वाज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। हमें उस फंड्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है फंड्स की, प्रोक्योर करना आना चाहिए। हमें प्रोक्योर करेंगे फंड्स को फॉर द फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए। दैट वाज रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। फंड्स हमारे पास है, दैट वाज वेल एंड गुड, लेकिन जब हमें उसको मैनेज करना नहीं आता, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं आता, तब वो हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं कि फंड्स को कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया बस हमारा काम हो गया, नो। हम फंड्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे हमारे पास एक बेस्ट रिटर्न निकल के आए। जब तक हमारे पास एक बेस्ट रिटर्न नहीं निकलेगा, उस फंड्स का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। हम उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर पोर्टफोलियो की फॉर्म में। अगर हम स्टॉक मार्केट में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस वजह से अगर हम रिस्क भी ले रहे हैं तो हमें रिटर्न भी उस टर्म्स में निकल के आने चाहिए। जब हमें रिटर्न ही नहीं मिल रहा उस फाइनेंस का, हमने यूज कर लिया और हमें कोई रिटर्न नहीं मिला, दैट वाज द वर्थलेस फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कम टू द टॉपिक ऑफ द फाइनेंस, दैट इज स्कोप ऑफ फाइनेंस। स्कोप क्या है फाइनेंस के, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फाइनेंस क्या होता है, जब एक जो हमारा परचेजर है, जो हम परचेज करने वाले हैं, उनको फाइनेंस की ज़रूरत है। अगर हमारे लैंडर्स और बोरोर्स की टर्म में बात करें, जो लैंडर्स है बोरोर्स है, उनको फाइनेंस की एक लैंडर्स है और एक बोरोर्स है। अगर फंड्स के लिए उसके बीच में कोई भी एक इंटरमीडियरीज नहीं है, कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं है, दे आर ए हेल्दी रिलेशन बिटवीन द बोरोर्स एंड लैंडर्स। दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। दे कैन ट्रस्ट ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं तो उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। दैट वाज द डायरेक्ट सप्लाई ऑफ द फंड। अगर इनडायरेक्ट सप्लाई ऑफ फंड्स की बात करें तो इंटरमीडियरीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इनडायरेक्ट के अंदर जो हमारे लैंडर्स हैं, बोरोर्स हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, लैंडर्स और बोरोर्स के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट नहीं हुआ है। जब उन दोनों के बीच में कोई भी म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट नहीं है और उस बेसिस में हमें एक इंटरमीडियरीज की जरूरत है, दैट वाज द रोल प्लेड बाय द बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और कोई और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सब काम कर सकती हैं और बैंक्स भी कर सकते हैं। दैट वाज द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडर्स एंड द बोरोर्स। और ये बेसिकली हमारे स्कोप है। फाइनेंस इस तरीके से एस्टैब्लिश किया हुआ है, इस तरीके से स्प्रेड आउट किया हुआ है, जिसमें हमारे डायरेक्ट लिंक भी है फाइनेंस को रिलेटेड, और जो हम परचेज और सेल आउट कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट के थ्रू भी हम अपनी मनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं थ्रू दीज बैंक्स। अगर अप्रोचेस की बात करें, अप्रोचेस को भी, फाइनेंस की अप्रोचेस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया, और दैट वाज द ट्रेडिशनल और आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच एंड नेक्स्ट वाज द मॉडर्न अप्रोच। जो हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या बताती है हमें कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को ही मेन इंपॉर्टेंस देती थी, कि प्रोक्योर करके रखने हैं फंड्स। जब तक हम प्रोक्योर करेंगे फंड्स को, और हमारे पास अगर फंड्स हैं, वो आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच में बिलीव करते थे, वो डे टू डे एक्टिविटीज में बिलीव नहीं करते थे।
वो नहीं कहते थे कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्म करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो और हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करो। वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली कब आई? बिफोर 1950 से पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को ही फॉलो करते थे। वो लोग पहले से ही जो भी मर्जर्स होने हैं, टेक ओवर्स होने हैं, अमलगमेशन होना है, उसके लिए फंड्स को प्रोक्योर करके रखते थे, रियलाइज करते थे कि हमें कहाँ कहाँ फंड्स की जरूरत है। रियलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स आर देयर इन द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कभी भी टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर नहीं करता था और बेसिकली ये लोग चाहते थे कि हम जो भी फंड्स यूज कर रहे हैं, फंड्स का यूज हो रहा है, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ये सब सोचते नहीं थे। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उन रिसोर्सेज को ही वो लोग यूज करते थे कि सोर्सेज हमें पता होने चाहिए कहाँ कहाँ से हमें फंड्स को यूज करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बेसिकली इसका पार्ट नहीं था ट्रेडिशनल अप्रोच में। दैट वाज द प्रोक्योरमेंट और रियलाइजेशन ऑफ फंड्स आर ओनली देयर इन द ट्रेडिशनल अप्रोच। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोचेस की, मॉडर्न अप्रोचेस में क्या होता था? हमने प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स की तरफ ध्यान तो दिया ही दिया, साथ साथ हमने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की तरफ भी ध्यान दिया कि हमें एक वाइजली फंड्स को इन्वेस्ट करना है। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमें यूटिलाइज करना पड़ रहा है। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ कैसे करें ये हमें पता होना चाहिए। जब तक हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजीज के अंदर जो चेंज आया, एडवांसमेंट हुई है, स्टॉक मार्केट का आना, तो हमें प्रॉपर तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन ही नहीं आया, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हमने फंड्स तो है हमारे पास, लेकिन हमने उसका यूज़ नहीं किया प्रॉपर वे में। व्हेन यू आर यूजिंग इन अ प्रॉपर वे देन यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये मॉडर्न अप्रोच हमें बताती है कि हमें किस तरीके से फंड्स को प्रोक्योर भी करना है और रियलाइजेशन ऑफ फंड्स आर आल्सो देयर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आर देयर। दे कैन यूज the funds very wisely to achieve the objective of the organization in a profit maximization or a wealth maximization. Next come to the topic that was the core principle. Core principle क्या है finance से related? अगर प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, कोर प्रिंसिपल्स क्या होंगे फाइनेंस के? दैट फर्स्ट वाज द टाइम हैज वैल्यू, यानी कि हमारे पास टाइम की ही वैल्यू है। आज हमें रिक्वायरमेंट है तो आज उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर हमें मनी की रिक्वायरमेंट आज है तो उसकी वैल्यू भी तो आज ही है ना। तो वैल्यू क्या क्रिएट हो रही है? ये नहीं कि उसकी वैल्यू was creating in today terms, not in the tomorrow terms। हम उसकी वैल्यू को जनरेट कर रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं, आज उसकी जरूरत है। अगर कोई भी मिसहैपनिंग है, कॉन्टिजेंसीज है, तो आज हमें मनी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है या कल होगी। तो उस बेसिस में हम देखें जो एक डिफरेंस निकल के आता है प्रेजेंट टुडे और टुमारो की मनी कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस निकल के आता है, दैट वाज शोइंग बाय द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। that was come under in the topic of time has value, कि उसकी एक वैल्यू जनरेट की जा रही है कि आज उसकी जरूरत ज्यादा है। There are risk and uncertainties। फाइनेंस में जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे अनसर्टनिटीज भी होगी और रिस्क भी होगा। जितना ज़्यादा हम अनसर्टनिटीज और रिस्क को अडॉप्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें एज ए रिटर्न मिलेगा। तो वहाँ पे वॉलेटिलिटीज आर देयर और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिस्क रिक्वायर कंपनसेशन। रिस्क जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा हमें कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स मिलेगा। जितना ज्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास कंपनसेशन हमें उस रिस्क को बियर करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वाज द फोर्थ पॉइंट, वॉलेटिलिटी इंक्रीज रिस्क। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी देखते हैं, वॉलेटिलिटी किस टर्म में मेजर करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में या वेरिएंस में मेजर करते हैं, जो बेसिकली हमारे स्टैटिस्टिक का पार्ट है कि जो भी वॉलेटिलिटी है, वेरिएशंस है, वॉलेटिलिटी है, अगर हम किसी की मेजर कर रहे हैं तो वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन में मेजर करते हैं। जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा कोई भी सिक्योरिटीज, जितनी ज्यादा वॉलेटाइल होगी उतना ज्यादा रिस्क भी होगा और उतना ज्यादा रिटर्न भी हमें मिलेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंक्रीज विद द रिस्क। तो वॉलेटिलिटी क्या शो कर रही है? उसको रिस्क को ही शो कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट वाज द फिफ्थ पॉइंट
इंफॉर्मेशन इज बेसिस फॉर द डिसीजन। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो डिसीजन के बेस पे ही मिल रही है। जितना ज़्यादा डिसीजन हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना ज़्यादा डिसीजन में हम सोचेंगे कि डिसीजन हमें क्या लेना है, और डिसीजंस में हमें बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना है, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर देयर। तो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन भी तो उतनी ही कलेक्ट करेंगे, तो उस बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट वाज द कम टू द टॉपिक द फाइनेंस फंक्शंस। फाइनेंस फंक्शंस बेसिकली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। स्टूडेंट्स आपको हर बुक्स में ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप कहीं से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप टॉपिक को स्टडी कीजिए। साथ में मेरी जो वीडियोस हैं उनके थ्रू मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि जिस बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप मेरी वीडियो सुनते हो उसके बाद आप अपनी किसी भी कोई भी बुक्स रेफर करते हो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर देयर स्टडी। और ये सारे जो रिलेटेड जो टॉपिक हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे कि आपको इस सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन दी जा रही है इन वीडियोस में। तो नेक्स्ट कम टू द टॉपिक फाइनेंस फंक्शंस। फाइनेंस फंक्शंस क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी हमारे पास जो एसेट्स हैं हमने उनको देखना है कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। हो सकता है कि हमें एक कैपिटल बजटिंग के तौर पे हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है जिसका रिटर्न हमें क्या मिलके आएगा, इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन में ही मिलेगा, जो हम कैपिटल बजटिंग के अंदर पार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर बजटिंग भी कहते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। उनमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, लेकिन उसका रिटर्न हमें कब मिलेगा? इन फ्यूचर मिलेगा, जिसको हम एज ए रिटर्न के तौर पे देखें तो हमें कट ऑफ रेट या रेट ऑफ रिटर्न हमें कब मिलेगा? इन फ्यूचर मिलेगा। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते तो हमारे जो इन अ लॉन्ग टर्म हमारे पास फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के नहीं आते। उसी तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, लिक्विडिटी फॉर्म करने के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें कुछ पैसा ऐसे भी तो चाहिए, कैपिटल ऐसे भी तो चाहिए जो हमें लिक्विड फॉर्म में हमारे पास पड़ी रहे। आज हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि हम डिजिटलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मनी एज ए लिक्विड फॉर्म में हम अपनी पॉकेट में भी तो रख रहे हैं ना। तो वो क्या है? वो भी एक जो डिजिटलाइजेशन को फॉलो किया, साथ साथ हमने लिक्विड फॉर्म में भी उसको रखा है, और एज ए फिक्स्ड भी हम लोग एज इन बैंक रखते हैं। तो उसी तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं एज ए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से अगर फंड्स हमारा प्रॉपर वे में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं होगा, आज हमारे पास फंड नहीं है, तो बैंकरप्सी वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। अगर हमारे पास फंड है, हमने उसको एज ए वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, तो दैट वाज नॉट क्रिएटिंग ए फ्रूटफुल रिजल्ट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो हमें लीजिंग और हायरिंग पर्पस के लिए भी लेने पड़ते हैं, रिस्क फैक्टर भी देखना पड़ता है। हमने अगर कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं फर्म्स का, उसके लिए भी हमें इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने होते हैं। नेक्स्ट कम टू दैट पॉइंट, दैट वाज द फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजंस कब लेते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन में हम एक कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट वाज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वी आर फॉर्मिंग विद द डेट एंड इक्विटी। हम उस बेस पे डेट और इक्विटी का इस तरीके से बैलेंस करें जिसके बेसिस पे हमें जो रिटर्न्स मिल के आ रहे हैं, फ्रूटफुल रिटर्न मिल के आए फॉर देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि हमारा जो इक्विटी इतना पार्ट रखना है, डेट इतना पार्ट रखना है, जिसके बेसिस पे हम एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करें, जिसकी वजह से हमारे जो नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं? डिविडेंड्स डिसीजन में हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट जनरेट किया, तो उस बेसिस से जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, क्या हम उनको एज ए जो हमारे पास जो प्रॉफिट है फुल का फुल पे आउट कर देते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो हम ज़्यादा रखते हैं या कम रखते हैं, या फिर हम फ्यूचर के लिए भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी उसको रखते हैं, या कंप्लीटली उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट वाज डिसीजंस टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम ये डिसीजंस लेते हैं कि हमें कितना अमाउंट एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हमारे शेयर होल्डर्स को, और कितना हमारे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एज ए सेव करना चाहिए फॉर देयर इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए।
नेक्स्ट कम टू द टॉपिक दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंस का? जैसे आपको पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एम क्या होता है? प्रॉफिट जनरेट करना। अगर उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको पता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, आज अच्छी है, कल बुरी भी हो सकती है, हो सकता है रिसेशन आ जाए, हो सकता है डिप्रेशन आ जाए, तो उस केसेस में भी उसको फंड्स जनरेट करने हैं। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? आज प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो सेव भी करेगी ना, प्रॉफिट को सेव करके रखेगी, और फॉर देयर फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज, कोई भी फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज आती है उसके लिए प्रॉफिट को सेव करके रखेगी। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस लिए चाहिए? और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे सोशल गोल्स को भी अचीव करने के लिए चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारी जो एक्सपेंशंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए भी चाहिए। तो जो हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रॉफिट, उनके लिए चाहिए। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? एक तरह से ये हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक मेथड है, कि यार्डस्टिक है कि हम अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को, ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे मेजर करते हैं। उसी तरीके से बैलेंस शीट में हमें नेट प्रॉफिट वगैरह दिया होता है, जिस बेसिस पे हम चेक करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट अर्निंग है या लॉस बियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करती है? इग्नोर कर देती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को। तो हमारे जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को वो इग्नोर कर देती है, और उसी वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को भी कंसिडर नहीं करती है। तो वो ये नहीं कहती है कि आज प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जैसे हम कैपिटल बजटिंग में करते हैं, कैपिटल बजटिंग में पे बैक पीरियड निकालते हैं, तो वो भी कॉन्सेप्ट क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। उसी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को कंसिडर नहीं करता। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या बताता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता है कि हम कैसे जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मैक्सिमाइजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। जो हमें क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है शेयर होल्डर्स की, वो इंक्रीज करनी है। कैसे इंक्रीज करेंगे? जब शेयर होल्डर्स वेल्थ कैसे निकालेंगे? SW शोन बाय द शेयर होल्डर वेल्थ, नंबर ऑफ शेयर्स है, जो भी शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मार्केट वैल्यू पर शेयर से। जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अगर इंक्रीज होगा तो वेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? कि हमारे अगर मार्केट के अंदर अगर एक शेयर का प्राइस पहले 10 था, आज उसकी 1000 प्राइस है उसका, तो ऑटोमेटिकली उसकी वेल्थ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हमें क्या है? उसका ऑटोमेटिकली प्रमोशन होने लग जाएगा, प्रमोशन होगा, और हम देखेंगे कि आज बहुत सारे जो कस्टमर हैं उसके शेयर होल्डर्स बनना चाह रहे हैं कंपनीज के। तो वो किस लिए बनना चाह रहे हैं? उन्हें पता है कि मार्केट में इसका फ्यूचर प्राइस हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। फ्यूचर प्राइस हम देखेंगे, फ्यूचर प्राइस और उसका जो करंट प्राइस था उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसके बेसिस पे उसकी जो वेल्थ है मैक्सिमाइज हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। किस फॉर्म में? शेयर होल्डर्स की वेल्थ की फॉर्म में। शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? जब उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो उसके पास है उसका प्राइस मार्केट में इंक्रीज कर जाता है। तो ये बेसिक टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड टू द फाइनेंस। ये फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने आपको कवर किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? सोर्स ऑफ फाइनेंस के टॉपिक करेंगे, जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा। जो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।